हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लेकर आए मासिक टेस्ट पेपर 2021 का। ये आपका कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पूरा टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है। तो आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन वीडियो डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूपी बोर्ड लाइव करके हमारी साइट है, वहाँ पर भी आपको पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए बच्चे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट। प्रश्न क्रमांक पहले का आपका सही विकल्प चुनकर बताना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए नंबर फलक केंद्रीय घनी। इसके बाद दूसरे का आंसर हो जाएगा डी नंबर अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद तीसरे का आंसर हो जाएगा बी नंबर लौह चुंबकीय। ठीक, तो ये राइट आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आंसर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पहले का आंसर हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। इसके बाद दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका पाई बराबर CRT। ठीक, तो ये आपको दोनों के आंसर लिख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर देखना है आपको। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा D बराबर ZM/A²Na, जहाँ पर M क्या है आपका मोलर द्रव्यमान है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। इसके बाद सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग की परिभाषा देनी है। डोपिंग क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल विशेष विधि से अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो ये डोपिंग की परिभाषा आपको लिख लेना है अच्छे से। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आपका डोपिंग था। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका पूछा गया मोलरता। मोलरता की परिभाषा और सूत्र बताना है। तो मोलरता की परिभाषा क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, तो इसका आपको फॉर्मूला भी बताना है। तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में आयतन। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये तीनों कर लेने हैं। पहले में आपको फार्मूला बताना है, दूसरे में डोपिंग क्या होता है, मोलरता किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा देनी है और सूत्र भी बताना है। ठीक, इसका 4 पॉइंट है आपका राउल्ट का नियम बताना था। राउल्ट का नियम क्या होता है? यह नियम फ्रांसीसी रसायन शास्त्र राउल्ट द्वारा 1881 में दिया गया था। इस नियम के अनुसार किसी ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और इसके मोल अंश अणु मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम आपको लिख लेना है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको कोई 3 प्रश्न हल करने हैं। तो कोई 3 प्रश्नों के आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बताना है। तो इसमें 3 पॉइंट आप लिखेंगे। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, 3 पॉइंट आपको अंतर बता देना है। तो बच्चों इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। फिजिक्स का डाल दिया, हिंदी का डाल दिया, इंग्लिश का डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए आदर्श विलयन क्या होता है, पहला पॉइंट आपको लिखना है। वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखना है आपका आदर्श विलयन में विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा V मिश्रण बराबर होता है किसके, 0 के। ठीक, तो इसमें अनादर्श विलयन में सेकंड पॉइंट लिखेंगे विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के बराबर नहीं होता, अर्थात डेल्टा V बराबर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आदर्श विलयन में विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होता है आदर्श विलयन में। अनादर्श विलयन में लिखेंगे विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन जरूर होता है। ठीक,
इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना था समपराशरी विलयन क्या होते हैं, इसके बाद अल्पपराशरी विलयन क्या होते हैं, अतिपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो तीनों की परिभाषा आपको देना है। पहले में आपको लिखना है समपराशरी विलयन क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहला पॉइंट डाल के लिखिए समपराशरी विलयन क्या होते हैं। जब दोनों विलयन को सांद्रता का मान समान हो तो दोनों विलयन के लिए परासरण दाब का मान भी बराबर होगा। अतः वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। और इसके आगे आपको लिख देना माना दो विलयन है, पहले विलयन की सांद्रता C1 और दूसरे विलयन की सांद्रता C2 है और यदि ये दोनों विलयन समपराशरी हो तो C1 बराबर C2 हो जाता है। साथ ही दोनों विलयन का परासरण दाब भी समान होता है। तो ये समपराशरी विलयन की परिभाषा देनी है। इसके बाद पॉइंट 2 आपको लिखना है अल्पपराशरी विलयन किसे कहते हैं। अल्पपराशरी विलयन जिस विलयन का परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत कम होता है उस विलयन को अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना है अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं, परिभाषा देना है। तो जिस विलयन का परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है ऐसे विलयन को अतिपराशरी विलयन कहते हैं। अर्थात अल्पपराशरी विलयन का परासरण दाब निम्न होता है जबकि अतिपराशरी विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। ठीक, तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है 4 का। 4 में थर्ड पॉइंट में आपको पहला लिखना है आध एकक कोश का यानी SSC पूछा गया है आपसे क्या होता है। तो ये SSC क्या होता है, आध एकक कोष्ठ का इसका फुल फॉर्म होता है वह एकक कोष्ठ का जिसमें अवयव कण केवल एक कोने पर उपस्थित होते हैं। आध या सरल एकक कोष्ठ का कहलाती है। इसमें कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपसे PCC पूछा गया। PCC क्या होता है, अंतः केंद्रित कोष्ठ का। अंतः केंद्रित कोष्ठ का किसे कहते हैं, तो वह एकक कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं अतः केंद्रित एकक कोष्ठ का कहलाता है। और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठ का में कणों की संख्या 2 होती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको PCC लिख लेना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेने वाले हैं और हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के डाल दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड आपका पूछा गया है फलक केंद्रित कोष्ठ का। इसमें FCC पूछा गया। FCC किसे कहते हैं, वह एकक कोष्ठ का जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्र कोष्ठ का कहलाती है। इसमें आपका फलक केंद्र कोष्ठ का में कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है ये पूरा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 करने थे, तो ये तीनों हो गए। थर्ड हो गया, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये आपका 1st नंबर क्वेश्चन था। तो 4 में आपको 3 करने थे। इसके बाद ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमने सारे सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।